नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना के जगजीवन राम शोध संस्थान में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा का विषय था आज़ादी के 75 साल देश किधर। इस परिचर्चा को देश के कई जानी मानी हस्तियों ने संबोधित किया। इस दौरान इतिहासकार डॉक्टर राम पुनियानी ने आरएसएस की जन्म कुंडली खोद कर रख दी। यही नहीं, उन्होंने बताया कि किस तरह आरएसएस हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रही है। सुनिए, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा रखी और आज समाज में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया। सौभाग्यवश मेरे पहले के वक्ताओं ने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने रख दिए हैं। शमसुल जी का जो रिसर्च है आरएसएस पे, हिंदू राष्ट्रवाद पे, मेरे ख्याल से आज देश में उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको आरएसएस के बारे में कोई भी ऑथेंटिक खबर चाहिए, रेफरेंस चाहिए, तो उनकी किताबों का हवाला लिया कीजिए। फिर हमारी महिला मित्र ने बहुत अच्छे से बताया महिलाओं के आंदोलन के बारे में, और उन्होंने एक आशावादी चित्र दिया, शाहीन बाग की याद दिलाई, दूसरे आंदोलनों की याद दिलाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरफ उन्होंने इशारा किया वो महिलाओं का आंदोलन और मजबूत होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और तीसरे हमारे वक्ता जी ने जो बातें की जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई, उसके बारे में भी इसको ख्याल रखिए। तीनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं अपनी बात का फोकस थोड़ा इस बात पे ले जाऊंगा कि ये जो आज सबसे बड़ी खतरनाक राजनीति है, वो तो आप पहचान लेना। सबसे खतरनाक राजनीति कौन सी है? आरएसएस की। ठीक है, जवाब दे दिया कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आरएसएस की राजनीति है, हिंदू राष्ट्र की राजनीति है। और ये राजनीति की पृष्ठभूमि थोड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। शमसुल जी ने उसके रेफरेंसेस अच्छे दिए हैं। मैं केवल वो सामाजिक परिस्थिति आपके सामने रखता हूँ जिसके चलते आरएसएस, हिंदू राष्ट्रवाद और इवन मुस्लिम राष्ट्रवाद आया। इस बात को आप गलत मत समझिए कि मुस्लिम राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, इनके सिद्धांतों में कोई फ़र्क है। तीसरा मैं और भी जोड़ दूंगा, अगर आपने अध्ययन किया होगा तो अभी 1 साल पहले श्रीलंका में सिलोन में इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा उठाव हुआ था। और आपको पता है वहाँ कौन सा राष्ट्रवाद चलता है? वहाँ बुद्ध धर्म के नाम का राष्ट्रवाद चलता है। तो धर्म एक तरफ है, धर्म के आवरण में छुपी हुई राजनीति दूसरी है। धर्म की जो भी परिभाषा हो, उसमें भगत सिंह से लेके तो चारवाक से लेके तो दूसरे लोगों की परिभाषाओं तक मैं नहीं जाना चाहता, पर धर्म जो उस संत कबीर ने कहा, मैं केवल उसी में समराइज़ कर दूंगा कि धर्म मेरे ख्याल से उस बात को मैं मानता हूँ जो इंसान से इंसान को प्रेम करना सिखाए, वो धर्म है। और आज धर्म के नाम की राजनीति जो कर रही है वो इंसान को इंसान से लड़ा रही है। और वो इसलिए नहीं कि उसके उद्देश्य में कोई धर्म है, वो इसलिए कि समाज के बड़े तबकों के मानव अधिकारों को वो दबाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, उनको हाशिए पे ढकेलना चाहती है। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो खैर, इसी में हमारे पहले वक्ता ने एक बहुत अच्छी बात कही, तो मैं उसको थोड़ा दोहरा दूँ, बुरा मत मानिएगा। उन्होंने जो जोक बताई, वो विद्यार्थी ने बताया कि आज़ादी 2014 में मिली। केवल वो विद्यार्थी ने नहीं कहा, एक बहुत बड़ी एक्टर है, वो जो लकड़ी के घोड़े पर बैठकर झांसी के रानी की एक्टिंग करती है, उसने भी वही बात कही। तो थोड़ा मैं आपसे पूछ लूँ, क्या बुरा ना माने तो, हमको आज़ादी कब मिली? चलिए दोस्तों, देश गुलाम कब होता है और आज़ाद कब होता है, इस बात को ज़रा ख्याल रखिएगा। देश की आज़ादी, देश की गुलामी तब होती है जब देश की संपत्ति को लूटकर बाहर ले जाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जब देश का प्रशासन बाहर से चलता है। अब ज़्यादातर तो इशारा मुसलमानों पे होता है, ये मुसलमान राजा, विदेशी, उन्होंने हम उनके गुलाम रहे वगैरह वगैरह।
मुसलमान राजाओं ने यहाँ किसी प्रकार की गुलामी को प्रस्थापित नहीं किया। ये वही राजाशाही जो पहले भी चलती थी। राजाशाही का आज बहुत गुणगान हो रहा है, पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भले ही कुछ राजाओं ने अच्छे सिद्धांतों को सामने रखा हो, सम्राट अशोक ने एक बात को रखा होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने दूसरी बातों को रखा होगा, पर राजाशाही ज़्यादातर शोषण की व्यवस्था पर आधारित थी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज कुछ राजाओं को राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ राजाओं ने अच्छे योगदान किए, पर ज़्यादातर राजा समाज के अंदर एक प्रकार का जो शोषण लगान करते थे। और उसके लिए थोड़ा कई बार मैं इस बात को सरल करने के लिए एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। और पता नहीं मेरा परिचय में आपको पता होगा, मैं कई सालों तक प्रोफेसर भी था। क्या किया, अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया वो नहीं पता, पर एक सरल चीज़ में मेरी पूछने की आदत हो गई है। मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। एक्सरसाइज ये है कि आप अपने मन में 2 रेखा चित्र बनाइए। एक रेखा चित्र बनाइए किसान के पेट का, दूसरा रेखा चित्र बनाइए जमींदार राजा के पेट का। क्वेश्चन क्लियर? किसान का पेट किधर होगा, अंदर या बाहर? राजा का पेट? अन्न का उत्पादन कौन करता है? किसका पेट खाली है? इसलिए ज़्यादा राजाशाही के गुणगान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, अब भारत में राजाशाही थी, हिंदू राजा मुसलमान राजा, आज उसके नाम पे बहुत किया जाता है। अभी हमारे महाराष्ट्र में कोशिश की गई, एक तरफ औरंगज़ेब को, एक तरफ शिवाजी महाराज को खड़ा कर दिया गया। बोले औरंगज़ेब मुसलमानों का प्रतीक है, शिवाजी महाराज हिंदुओं के प्रतीक हैं। मैं बड़ा हैरान हो गया, औरंगज़ेब का मुसलमानों से क्या लेना देना और शिवाजी महाराज का हिंदुओं से क्या लेना देना। उनके प्रशासन को देखिए। अभी अभी हम शमसुल जी के किताब को ई बुक में लाए हैं, वो आपको एकेडेमिया पे मिलेगी। अब औरंगज़ेब और शिवाजी महाराज की लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई बताने की कोशिश की जाती है, पर ज़रा इसका लड़ाई को देखिए। शिवाजी महाराज जब अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे तो उनसे लड़ने के लिए औरंगज़ेब की तरफ से जो आया उसका नाम था राजा जय सिंह। अब इसमें हिंदू क्या है मुसलमान क्या है, फैसला आपका है। अब ऐसे ही हर एक युद्ध के बारे में मैं बता सकता हूँ। अब वो मैं सबसे पहले तो इस मुद्दे पे मैंने इंटरेस्ट तब लेना चालू किया, मैं भी पहले ट्रेड यूनियन से जुड़ा था, अभी भी उम्मीद करता हूँ, अभी भी सपना देखता हूँ कि मैं मज़दूरों के आंदोलन से, किसानों के आंदोलन से जुड़ूँ। पर मजबूरी ये है, 1992-93 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, मेरे चारों तरफ प्रोफेसर, स्टूडेंट सब एक बात कहने लग गए, बाबर की औलाद जाओ इधर या जाओ उधर। और मैंने कहा बाबर ये 450-500 साल से कब्र में था, ये कहाँ से आ गया? और बाबर को भारत आने का इनविटेशन किसने दिया था? हेलो, बाबर को भारत में आने का इनविटेशन किसने दिया था? जिसने दिया था उसका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा ने बाबर को पत्र लिखा, आप आइए, हम दोनों पार्टनरशिप में दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को हराएंगे। अब इसमें हिंदू क्या है मुसलमान क्या है, पहले मैं इस बात को तोड़ना चाहता हूँ कि राजाओं की लड़ाइयाँ धर्म के आधार पे हुई, इस बात को मैं पूरी तौर से खारिज करना चाहता हूँ। और उसके लिए एक अंतिम उदाहरण देता हूँ। अंतिम उदाहरण, अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले थी, पार्टियों का नाम ले सकते हैं ना दीपांकर जी? जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उसमें एक एजुकेशन मिनिस्टर थे। एजुकेशन मिनिस्टर ने देखा किताबों में है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। बड़े बेचैन हो गए, हिंदू राजा कैसे हार सकता है, मुसलमान राजा कैसे जीत सकता है। किताब को बदल दिया कि भाई अकबर लड़ाई में हार गए, राणा प्रताप जीत गए, और जीत की खुशी में, आगे मैं ऐड कर रहा हूँ, वो जंगल में चले गए और घास की रोटियां खाने लग गए। अब कभी मेरे से वो मंत्री जी मिले तो मैं कहूँगा भैया जिसको जिताना है जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, मेरा कुछ नहीं जाता, पर इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ। पूछेंगे क्यों, तो मैं वो चलो हल्दी घाटी चलते हैं। हल्दी घाटी हम जाते हैं। हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ है अकबर की फ़ौज, एक तरफ है महाराणा प्रताप की फ़ौज। अकबर की फ़ौज को जब आप देखते हैं तो अकबर की फ़ौज में अकबर खुद नहीं है, गायब।
अब अकबर है, राजा है, उसको कोई कैजुअल लीव डालने की ज़रूरत तो है नहीं, वो है नहीं। तो अकबर के बदले सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? उसका नाम है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह। तो अकबर की फौज में बताइए केवल हिंदू हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों। अब जाता हूँ महाराणा प्रताप की तरफ। महाराणा प्रताप के 2 सेनापति, एक का नाम राम सिंह और एक का नाम हकीम खान सूर। राणा प्रताप के 3000 सैनिक, 2000 सैनिक राम सिंह के अंडर में, 1000 सैनिक हकीम खान सूर के अंडर में। तो बताइए राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों तरफ हिंदू हैं? यस नो? दोनों तरफ मुसलमान हैं। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि 2 राजाओं की लड़ाई है? 2 राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई धर्म के लिए कि सत्ता के लिए? सत्ता के लिए। अब इस इतिहास को इस प्रकार से किसने प्रस्तुत किया, वो जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतिहास को धर्म के चश्मे से देखने की कारस्तानी जो की, वो थी अंग्रेज कॉलोनियलिस्ट पावर्स ने। अंग्रेज, थोड़ा पहले अंग्रेज़ों को देख लेते हैं, बाद में आते हैं उन्होंने ये क्यों किया। अब अंग्रेज़ भारत में आए, बताइए क्यों आए? अंग्रेज़ों के भारत में आने का कारण क्या था? पिकनिक के लिए आए थे? व्यापार के लिए आए थे। गुड। व्यापार करके रुक गए, बोले ठीक है हमारा प्रॉफिट हो गई, कंपनी प्रॉफिट में है, घर चलो, कंपनी बंद। क्या किया फिर? शासन किया। शासन के बाद क्या किया? हमारी संपत्ति लूट कर ले गए। केवल कोहिनूर हीरा नहीं ले गए, हमारी संपत्ति को इतना लूटा कि जिस भारत का जीडीपी का परसेंटेज दुनिया में 24% था, वो गिरकर 4% पर आ गया। ब्रिटिश रूल। खैर, अब ब्रिटिश आए, उनको यहाँ शासन करना था, संपत्ति लूट के ले जाना था, तो वो 3 प्रकार के परिवर्तन लाए। 3 प्रकार के परिवर्तन क्या थे? समय के अनुसार भी परिवर्तन होते हैं, पर उनको तो राज करना था, लूट के ले जाना था। 3 प्रकार के परिवर्तन लाए, और ये परिवर्तन में आप जरा मेरी मदद कीजिएगा। परिवर्तन क्या लाए? पहला परिवर्तन था, यहाँ जो सामान लूट कर ले जाना था अंदर के शहरों से, वो कहाँ से जाएगा? पानी के जहाज़ से। पानी का जहाज़ कैसे जाता है? जैसे पूना है हमारा, पूना से सामान लूट कर ले जाना है तो पहले कहाँ ले जाना पड़ेगा? बॉम्बे। अब बॉम्बे से सामान जाएगा लंदन। तो बताइए पूना से बॉम्बे सामान पहले कैसे जाता था? अंग्रेज़ों के आने के पहले कैसे जाता था? वो कौन सी गरीब गाड़ी है? बैलगाड़ी। थैंक यू वेरी मच। अब अंग्रेज़ों ने बोला बैलगाड़ी तो बड़ी स्लो है, कब पूना से निकलेगी, कब बम्बई जाएगी? तो बैलगाड़ी के बदले बोला है रेलगाड़ी। पहला परिवर्तन रेल, याद रखिएगा। अब दूसरा, ब्रिटिश वाइसराय कोलकाता में रहता है, उसको अपने ऑफिसर्स को पत्र लिखना रहता है, पत्र भेजना रहता है। बताइए अंग्रेज़ों के आने के पहले पत्र कौन ले जाता था? घुड़सवार। वेरी गुड। और कोई? कबूतर। कबूतर का है, अच्छी आइडिया है, पर कबूतर जनरली लव लेटर्स ले जाते थे, फालतू लेटर्स नहीं ले जाते। खैर एनीवे, तो अंग्रेज़ उसके बदले लाए टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। इसको हम याद रखेंगे मेल। पहला क्या था? रेल। अब क्या आ गया? मेल। अब तीसरा, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा के साथ आधुनिक न्याय व्यवस्था, और न्याय व्यवस्था लोगों को ज़्यादातर कहाँ भेजती है? जेल। राइट। तो याद रखने में आसान रहेगा, रेल, मेल, जेल। अब इसी के साथ 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। इनको मैं कहता हूँ उभरते हुए वर्ग। और जो पुराने वर्ग थे उनमें भी कुछ परिवर्तन आए। उभरते वर्गों में पहले वर्ग जो थे व्यापारी, उद्योगपति, टाटा, बिरला, बजाज, डालमिया, सिंघानिया। फॉर्चुनेटली अडानी, अंबानी उस समय नहीं थे, ठीक है। तो टाटा, बिरला, बजाज, अंबानी, ये इन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली। फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? मजदूर वर्ग। तो पहला वर्ग व्यापारी, उद्योगपति, दूसरा वर्ग मजदूर वर्ग, और तीसरा आधुनिक शिक्षित वर्ग। आधुनिक शिक्षित वर्ग में जो एडमिनिस्ट्रेटर बने, पहले क्लर्क थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार की चीज़ें। तो इनको मैं कहता हूँ उभरते हुए वर्ग, जिनमें से भारतीय राष्ट्रवाद निकला। उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब पुराने राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, हिंदू मुसलमान दोनों, इनको डर लग रहा है। डर लगने का एक और कारण मैं बताना भूल गया। तो कारण ये है, जो आधुनिक शिक्षा आई वो केवल सवर्ण संभ्रांत लोगों के लिए नहीं थी। भारत के कुछ महान लोगों ने कोशिश की इस शिक्षा को दलितों तक ले जाएं,
ज्योतिराव फुले को याद रखिएगा। क्या नाम कहा मैंने? और उसी की पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी याद रखिएगा। सावित्रीबाई फुले, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। और एक मज़े की बात बता दूं आपको, सावित्रीबाई फुले ने जब लड़कियों के लिए स्कूल खोला तो उनका विरोध किस आधार पर किया गया? कहा गया हमारा धर्म औरतों की शिक्षा के लिए इजाज़त नहीं देता। इसीलिए सावित्रीबाई जी जब स्कूल जाती थी तो एक मज़ेदार बात है, अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े ले जाती थी। क्या उनको भी अपने प्रधानमंत्री जैसे बार बार कपड़े बदलने की आदत थी क्या? फिर एक्स्ट्रा कपड़े क्यों ले जाती थी? उन पर लोग कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे कि भाई आप धर्म के विरोध काम कर रहे हैं। और उनकी पहली शिक्षिका का नाम क्या था? फातिमा शेख। ठीक है, तो ये 5 परिवर्तन याद रखिए। रेल, मेल, जेल, व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर वर्ग, उभरते हुए शिक्षित वर्ग, दलितों के बीच में शिक्षा और स्त्रियों के बीच में शिक्षा। इसने आधुनिक भारत की बुनियाद रखने की काम की। अब राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इनको लग रहा है हमारी शक्ति तो कमज़ोर हो रही, तो शुरू में ये बात सब लोग भुला देते हैं, केवल सर सैयद अहमद को याद रखते हैं, पर राजा शिव प्रसाद को याद नहीं रखते। इन दोनों ने एक संगठन बनाया। उस संगठन ने कहा कि भाई ये जो लोग बात कर रहे हैं अधिकारों की, ये गलत है। हम हिंदू राजा, मुसलमान नवाब अपनी लॉयल्टी, प्रतिबद्धता रानी सरकार के प्रति हाजिर करते हैं, हम आपके साथ रहेंगे। और इसी संगठन में से बाद में जाकर एक तरफ मुस्लिम लीग बनी, एक तरफ हिंदू महासभा बनी। याद रखिए, ये एक दूसरे के उल्टे दिखाई देते हैं पर वास्तव में ये चोर चोर मौसेरे भाई। और इसको समझना है तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इधर से जो लोग निकले, अब इधर से 3 प्रतिनिधि मैं कह रहा हूँ और उसमें भी आपको मेरी मदद करना पड़ेगा। आज़ादी के आंदोलन में इतने महत्वपूर्ण, इतने आदरणीय प्रभाव थे, सबकी मैं याद नहीं करूँगा। 3 लोगों को मैं नाम बताऊँगा। मैं नाम बताऊँगा, संगठन का नाम आपको बताना है। पहले व्यक्ति का नाम है शहीद आज़म भगत सिंह। संगठन का नाम बताइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। बताया आपने तो ठीक है, नहीं तो याद रखिए, भगत सिंह को भूलना नहीं है। भगत सिंह का केवल बिल्ला लगा के उनकी याद करके नहीं, उनके सिद्धांतों को जिंदा रखना है। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है। शहीद आज़म भगत सिंह, नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दूसरे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। संगठन का नाम बताइए। बहुत संगठन बनाए उन्होंने। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और आखिर में उन्होंने बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके बहुत सारे टुकड़े अभी मौजूद हैं। कोई इधर चाटता है, कोई उधर चाटता है, कोई अम्बेडकर के रास्ते पर कोई चलता नहीं। खैर, ये 2 हो गया। और तीसरे संगठन का नाम आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं एक के बदले 4 व्यक्तियों के नाम ले रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। धन्यवाद, आपने कांग्रेस बताया, आपने पूरा डिटेल में बताया। कंजूसी मत किया कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो ये इन तीनों के नाम का ख्याल कीजिए। मुझे ये मत बोलिए अरे सर विलियम शेक्सपियर कहते हैं नाम में क्या रखा है। नाम में रखा है, नाम में रखा है। हमारे संगठनों के नाम में उनका एजेंडा छुपा होता है। अब इधर से ये बातें आई। अब इधर से राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार। पहले तो ये परिवर्तनों को देखकर बहुत कम उन्होंने अपने दर्द दिखाया। और मुसलमान नवाबों ने कहा इस्लाम खतरे में है, तो हिंदू राजा क्या कहेगा? हिंदू धर्म खतरे में है। धर्म कभी खतरे में नहीं होता, खतरे में होती है लोगों की सत्ता। जब लोगों की सत्ता खतरे में होती है तो वो धर्म का आवरण लेकर चलते हैं, और ये बात आज भी चलती है। तो इधर से 3 संगठन, इधर से भी बताता हूँ। शुरू में इनमें केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। बाद में कुछ शिक्षित लोग, अपर कास्ट लोग, एजुकेटेड लोग उनके साथ जुड़ गए। और इधर के भी 3 संगठनों का नाम आपको बताना है। पहले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। पार्टी का नाम मुस्लिम। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। दूसरे व्यक्ति का नाम पहले आ चुका है, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ। वो व्यक्ति जो अंडमान की जेल में थे, बार बार माफ़ी मांगी, फिर माफ़ी मांग कर आए, फिर उनको 60 रुपये महीने की पेंशन मिलती थी,
और उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा मैं आजन्म आपके लिए काम करूँगा। क्या नाम था? सावरकर। और उनकी पार्टी, उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? हिंदू महासभा। जिन्ना कौन सी पार्टी है? सावरकर। जिन्ना मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र की बात की, सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की बात की। और इसी हिंदू राष्ट्र को लेकर एक संगठन बना 1925 में। रुकिए, जवाब मत दीजिए जल्दी। ये आज का सबसे बड़ा संगठन है। उसका मजाक उड़ाना आसान है, वर्णन करना आसान है, मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। ये लोग पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल प्रमोशन हो गया शायद, फुल पैंट पहनते। क्या नाम है? आरएसएस। कौन सा राष्ट्र चाहिए? हिंदू राष्ट्र। मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। अब इनमें फ़र्क अगर देखना हो तो सारांश में के वक्त की कमी के कारण मैं इधर से केवल एक व्यक्ति को ले लेता हूँ अपने गवाह के रूप में, और इधर से भी एक व्यक्ति को ले लेता हूँ। इधर से मैं लेता हूँ भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, इनके जीवन में इन्होंने बहुत आंदोलन किए, बहुत संगठन किए, बनाए, और उन्होंने जितना लेखन किया है हम उतना भी पढ़ पाएँ तो बहुत है। तो उन्होंने अपने आंदोलन में सबसे पहले कालाराम मंदिर का आंदोलन, काय के लिए? आप हमको हिंदू कहते हैं और मंदिरों में नहीं आने देते। फिर 14 तालाब का आंदोलन, आप हमको हिंदू कहते हैं और हमको पानी नहीं पीने देते। और इसी के साथ उन्होंने एक किताब को जलवाया रादर, उन्होंने खुद नहीं जलाया था, उनके साथी सहस्त्रबुद्धि नाम के ब्राह्मण ने उसको जलाया था। ठीक है, क्या नाम है उस किताब का? मनुस्मृति। तो मनुस्मृति एक तरफ, बाबा साहब एक तरफ मनुस्मृति जला रहे हैं, और दूसरी तरफ वही बाबा साहब आगे चलकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। मनुस्मृति जलाते समय बाबा साहब ने सोचा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, राइट? ये कानून मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। और वही बाबा साहब बाद में जाके स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय के आधार पे भारतीय संविधान को बनाते हैं। ये ऐसे खड़े हैं बाबा साहब। अब इधर से एक दूसरे गवाह को लेता हूँ, जैसे शमशुल जी ने बताया, उनके जो अनकंफर्टेबल रेफरेंसेस हैं उनको वो हटा रहे हैं। सन 2000 में एक, आपने उनका नाम सुना है क्या? के सुदर्शन? सुना है? कुछ ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना। दोनों बातें ठीक है, सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो और भी अच्छा। कौन थे ये? के सुदर्शन थे आरएसएस के सरसंघ चालक, सुप्रीम डिक्टेटर। सन 2000 में आरएसएस के सरसंघ चालक बने। उन्होंने एक बयान दिया, आउटलुक पत्रिका में मैंने लिखा, और छोटा मोटा मैं भी लिख लेता हूँ, मैंने भी उस समय उसका एक आर्टिकल लिखा था, बचा हुआ इसलिए मुझे याद रहा, नहीं तो वेबसाइट से उसको हटा दिया गया। उन्होंने क्या कहा? भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, फेंक दो, और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पर बना हो। तो बताइए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्य ये विदेशी मूल्य हैं या पूरी मानवता के मूल्य हैं? पूरी मानवता के मूल्य हैं। और खैर एक बात उनकी सच है, कुछ चीज़ें देशी विदेशी होती हैं, वो शाम को कुछ लोग लेते हैं, कुछ देशी कुछ विदेशी, उसके सिवा जो मानवता के मूल्य में पूरी मानवता के मूल्य। खैर वो कहते हैं फिर इसको संविधान को फेंक दो, और उसी चीज़ को आज मोटे तौर पर लगाया जाता है। अब छोटा और बता दूं कि आरएसएस के बनने की पृष्ठभूमि, मुस्लिम लीग के बनने की पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई, हिंदू महासभा के बनने की पृष्ठभूमि बनाई, वो क्या थी? भारतीय राष्ट्रवाद का उभार। और आरएसएस बनने की पृष्ठभूमि उससे भी ज़्यादा सोचने वाली बात है। 1920 के दशक में आपने देखा होगा भारत का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, सबसे महान जन आंदोलन हुआ, उसके बाद उससे भी बड़े हुए 1930 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उसी के साथ महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में फुले और अंबेडकर की प्रेरणा से दलितों ने एक आंदोलन शुरू किया। वो आंदोलन का नाम था नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, गैर ब्राह्मण आंदोलन। और ये केवल ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं था, ये ब्राह्मण जमींदार की सत्ता के खिलाफ था। याद रखिए, धर्मगुरु और राजसत्ता का मेल सामंती समाज में होता था। लोगों को लगता है केवल यूरोप में ही एक तरफ पोप था, एक तरफ राजा किंग था, गलत।
हर जगह सामंती समाज में एक तरफ जमींदार की सत्ता, एक तरफ धर्मगुरु की सत्ता, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। तो उसके विरोध में दलितों का आंदोलन हो रहा था, आम लोग आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो विदर्भ के सवर्ण संभ्रांत लोग डिस्टर्ब हो गए, ये क्या हो रहा है, ये आज़ादी की क्या बात हो रही। तो वहाँ फिर जैसे बताया, कुछ चित्त पावन ब्राह्मण, चित्त पावन ब्राह्मण यानी क्या, जिनका चित्त 24 कैरेट प्योर हो, थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं चलता, ये जरा ख्याल रखिएगा। एनीवे, मुझे याद है अपने ये जो एक वो प्रधानमंत्री थे ना कविता लिखने वाले, इनका उल्लेख फिर से आएगा। हाँ, वो कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे, मुझे ज़्यादा जाति व्यवस्था समझती नहीं है, मोटे तौर पे बता रहा हूँ। खैर, तो उसमें भी चित्त पावन ब्राह्मण जो पूरे चित्त वाले, उन्होंने 24 लोगों ने किया। उसमें से एक व्यक्ति था डॉक्टर मुंजे, जो इटली होकर आया था, और उसने उसी की तर्ज पर आरएसएस की शाखाओं की स्थापना की। अब आरएसएस की शाखा, एक काम मैं कई बार सोचता हूँ, खुद की आलोचना करता हूँ कि हम लोगों ने आंदोलन किए, आंदोलन के माध्यम से जन चेतना को परिवर्तित करने की कोशिश की, क्रांतिकारी बनाने की कोशिश की। आरएसएस ने एक ऐसा काम किया जो ज़मीन में उन्होंने पिलर्स गाड़े, मजबूत से मजबूत होते गए। क्या किया? शाखाएं चलाई, सरल सा मॉड्यूल बनाया। अब हमारे कॉमरेड लोग, तो मैं भी उसी में था एक्चुअली, हूँ भी, कॉमरेड लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको आना है पार्टी में, आपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा है? कार्ल मार्क्स के कैपिटल के 4 वॉल्यूम पढ़े हैं? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू पढ़ी है? लेनिन के 26 वॉल्यूम? और कोई कोई स्टालिन की भी बात कर देंगे। आरएसएस में बहुत आसान है, वेरी सिंपल। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या? हम फॉर्मूला नंबर 1, हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। ओके, हिंदू यहाँ के नेटिव हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन विदेशी हैं। अब ये देश विदेश की परिभाषा कैसे होगी आजकल, क्योंकि मोहन भागवत जी की बात आई। मोहन भागवत जी कहते हैं मुसलमान और हिंदुओं का डीएनए एक है। शायद वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का ख्याल नहीं रखते। अरे, दुनिया में बहुत सारे लोगों का डीएनए मिलता है, साउथ अफ्रीका से हम लोग आए हुए हैं, याद रखिएगा। मानव समाज की जो नागरिकता होती है डीएनए के आधार पे नहीं होती, नागरिकता संविधान के आधार पे होती है। तो खैर, उन्होंने डीएनए की बात की, और उसमें फिर ये कहा कि अभी तो बहुत चालाकी से इन लोगों को लेने की कोशिश की। तो हाँ, फार्मूला सिंपल, हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं और मुसलमान क्रिश्चियन या विदेशी हैं, और ये जो आज़ादी का आंदोलन है ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि हम तो हिंदू राष्ट्र हैं और इसमें जो बाकी लोग हैं मिलावट, उसको दूर करना हमारा उद्देश्य है। आरएसएस का मॉड्यूल कंप्लीट इसी को डेवलप कर करके एक चीज़ उस पर ऐड करते गए, और वो उन्होंने शाखाओं को विकसित किया। शाखाओं और आज़ादी के आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। शमसुल जी ने बहुत अच्छे से बताया, आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं। 1942 में क्या किया, 1930 में क्या किया, और वो सब पूरा हमारे सामने कच्चा चिट्ठा है। मैं एक जिस बात पर ख्याल लाना चाहता हूँ वो ये कि ये एक ही संगठन नहीं रहा। आज तो उनके संगठनों की गिनती करना मुश्किल हो गया है, पर एक खास संगठन के बारे में मैं आपसे कहता हूँ, और वो संगठन है कि सवाल मेरा ये है, ये आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? अरे, व्याकरण भूल गया। पुल्लिंग है, इसमें स्त्रियां नहीं आ सकती, पर स्त्रियों से काम तो लेना है। तो स्त्रियों के लिए कौन सा संगठन बनेगा? राष्ट्र सेविका समिति। दुर्गा वाहिनी तो बेचारी बच्ची है, राष्ट्र सेविका समिति। अब नाम को ख्याल कीजिए, फिर से नाम पे आता हूं, आप बोलेंगे नाम में क्या रखा है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति। क्या गायब है? स्वयं गायब है। हर एक पुरुष प्रधान विचारधारा के अनुसार स्त्री का स्वयं पुरुषों की जेब में होता है। इसलिए शायद मैं ऐड करता हूँ, इसलिए शायद पुरुषों के कमीज़ में जेब बने हुए होते हैं। ये मेरा अलग का मामला है, इसमें मैंने रिसर्च नहीं किया। खैर, तो ये उनकी राजनीति, और उस राजनीति को लेकर लगातार ये चलते रहे। गांधी हत्या में भी क्या रोल था वो भी सब डिटेल में आ चुका है। मुख्य बात ये है कि इन्होंने अपने शाखाओं को विकसित किया, ये विचारधारा के आधार पे, और इनके विचारधारा के 2 पैर हैं।
एक पैर बहुत ज़्यादा दिखता है, वो है मुस्लिम विरोध का और क्रिश्चियन विरोध का। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, क्रिश्चियन विरोध सिर्फ मणिपुर में नहीं दिखा, इससे पहले पैस्टर ग्राहम स्टेवर्ट स्टेन्स की हत्या, कंधमाल में हिंसा, डांग्स में हिंसा, झाबुआ में नन्स पे बलात्कार, क्रिश्चियंस के खिलाफ हिंसा, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा। ये एक पैर है। और जो दूसरा पैर है वो है प्राचीन मूल्यों का गुणगान, मनुस्मृति। प्राचीन मूल्यों का गुणगान क्यों? कि प्राचीन मूल्यों में एक दलित की दास्ता है, स्त्री की गुलामी है, तो ये वास्तव में उनका ज़्यादा गहरा एजेंडा है। फिर दूसरा देखिए, ये बात जब मैं कहता हूँ तो कई लोग पूछते हैं, आप तो कहते हैं उनकी विचारधारा दलितों के खिलाफ है, स्त्रियों के खिलाफ है, पर जो दलित की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शेड्यूल ट्राइब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें तो इनका ज़्यादा हाथ है, ज़्यादा सीट्स उनको मिलती है। इफ एम राइट? दीपांकर जी जरा इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। कैसे? तो ये विचारधारा का एक और भाग है कि जो लोगों को आपको दबाना है उनके बीच में दूसरे प्रकार के संगठनों को खड़ा करो और उसके माध्यम से उनको अपने दायरे में लाओ। बाबा साहब कहते थे एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का उन्मूलन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा उन्मूलन का है, हम समन्वय करते हैं ना, तो इसलिए सामाजिक समरसता मंच, सामाजिक समरसता मंच के माध्यम से दलितों के बीच में जाके सेवा का काम करना, और जो प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन होता है, राम खिचड़ी खाना, उनको इम्प्रेशन देना, हम तुम्हारे साथ हैं। और दलितों में एक चीज़ को लगता है अरे इतने बड़े लोग हमारे साथ खाना खा रहे हैं, हमारे साथ आके काम कर रहे हैं, वो एक। दूसरा सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से वो कई दलितों को अपने साथ लेते हैं। और तीसरा उनमें एक है अवसरवादी लीडर्स। अवसरवादी लीडर्स में, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ आज, वो एक अपने यहाँ के बिहार के हैं ना, कौन से वो रामविलास पासवान, हर एक सरकार में रहते थे ना, हाँ वो रामविलास पासवान। फिर हमारे महाराष्ट्र में एक हैं रामदास आठवले, और एक थे रामराज, जिन्होंने बन के उदित राज बन के प्रमोट हो गए थे, उदित राज। तो तीनों ये राम बन गए थे। तो हमारे एक महान लेखक हैं आनंद तेल तुमड़े, उन्होंने कहा ये तीनों जो राम हैं ये एक्चुअली राम नहीं है, ये राम के हनुमान हैं तीनों। और हनुमान और राम का तो संबंध आप समझते हैं। तो ये दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में कैसे काम किया जाए, आदिवासियों को भी जीतना है, आदिवासियों को भी हिंदू राष्ट्र के दायरे में लाना है, आदिवासियों से सेवा भी करवाना है, उनको दुय्यम दर्जे पे भी रखना है। इसलिए डांग्स में मैं मेरे ख्याल से 2000 करीब 20-22 साल से मैं जाता था, बीच बीच में जाता था। तो वहाँ उन्होंने एक तरफ तो आदिवासियों के खिलाफ, जो आदिवासियों में काम करने वालों के खिलाफ हिंसा, दूसरी तरफ आदिवासियों के बीच में दो नए प्रतीकों का खड़ा करना। अब शहरों में आपके पास लक्ष्मी है, मेरे पास नहीं है, दुर्गा है, सरस्वती है। आदिवासियों के लिए क्या है? आदिवासियों के लिए उन्होंने शबरी का मंदिर बनाया। शबरी का मंदिर क्यों बनाया? आदिवासियों की प्रेरणा शबरी से क्यों? क्योंकि शबरी गरीब है, उसके पास भगवान को देने के लिए जूठे बेर के सिवा कुछ नहीं है। तो आदिवासियों के प्रतीक के लिए शबरी, सवर्ण संभ्रांत लोगों के लिए लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। अब इसमें लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा बोलते तो एक और बात याद आती है, महिला मित्रों से कह देता हूँ, ये बताइए लक्ष्मी क्या देती है हमको? सरस्वती, और दुर्गा शक्ति। और तीनों जो थे, स्त्रियों के पास तीनों अधिकार नहीं थे, am I right? ये एक चालाकी देखिए, स्त्रियां देवियां तो हैं पर स्त्रियों के पास शक्ति नहीं है। तो एक उन्होंने शबरी को अपना प्रतीक बनाया और दूसरे हनुमान जी को बनाया। हनुमान जी के सामने क्या शब्द है? राम भक्त हनुमान। शहरों का क्या प्रतीक है? राम। आदिवासियों का प्रतीक क्या है? हनुमान। और अगर हनुमान जी की प्लास्टिक सर्जरी भी की जाए ना, आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी पॉपुलर है ना, अपने प्रधानमंत्री जी ने बताया था ना, प्लास्टिक सर्जरी से मनुष्य के सिर पे हाथी का भी सिर लगा सकते हैं, तब से वो भी पॉपुलर हो गई। तो हनुमान जी की प्लास्टिक सर्जरी की जाए, छाती को खोला जाए तो क्या दिखेगा? राम और सीता। तो हमारे एक दोस्त ने इस पर लिखा कि हनुमान जी को क्यों चुना गया। हनुमान जी के पास शक्ति तो इतनी है कि वो एक पहाड़ को लेकर उड़ सकते हैं, पर पहाड़ को लेके उड़ना क्यों पड़ता है?
क्योंकि वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सकते। तो एक आदर्श सेवक कैसा होना चाहिए? जिसके बल हो पर संजीवनी बूटी क्या है वो समझ में ना आए। तो खैर ये केंद्रीय बात है इस राजनीति की जो आज इस देश में चल रही है। एक बात को मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि इस राजनीति का एजेंडा पूरा अलग रहा है। अब खैर नेहरू अंबेडकर को मैं याद करता हूँ। नेहरू की आलोचना पे 1970 में मैं एक किताब लिखने वाला था। फिर 1992 के बाद तब तक नहीं लिखी, तो मैंने बोला अब नेहरू जी की तारीफ लिखने की किताब लिखने वाली पड़ेगी। अब आज़ादी के बाद जो हुआ उसको मैं मुख्य रूप से, मैं कोई समाजशास्त्री तो हूँ नहीं, पर अपनी समझ में कहता हूँ वो नेहरू अंबेडकर क्रांति थी। अंबेडकर क्रांति क्यों? संविधान। नेहरू क्रांति क्यों? आधुनिक भारत का निर्माण। और आधुनिक भारत में यूनिवर्सिटीज़ हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक सेक्टर हैं जिनको आज कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है, और शिक्षा है, दलितों और औरतों का उद्धार है। तो इसके बारे में उनके मुख्य मुद्दे, एक वाक्य मैं याद दिलाना चाहता हूँ। भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन करते समय जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था ये जो बांध है, उस समय आपको पता होगा हमारी जनरेशन के लोग लाल गेहूँ खाते थे PL 480 का। क्यों? उत्पादन कम था और उसी लाल गेहूँ खा के हम लोग खुश थे। फिर बांध आए, भाखड़ा नंगल, हीराकुड, उसके भी प्रॉब्लम है वो अलग है। पब्लिक सेक्टर आया, जहाँ पिन नहीं होती थी वहाँ बड़े बड़े ये होने लग गए। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस आए, हमारे बम्बई में ही IIT है, BARC है, अभी चंद्रयान लॉन्च किया था। तो खैर सभी लोग तो क्रेडिट देंगे, मोदी के समय में हो रहा है, पर इसकी फाउंडेशन जो है इंडिया का साइंटिफिक मैन पावर, इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1980 तक बहुत अच्छे तक चला। अब इन लोगों के मुद्दे क्या हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं? इन लोगों के मुद्दे इससे कुछ लेना देना नहीं है। इन लोगों के मुद्दे 1980 के बाद वो आए अपने, कौन, रथ यात्री आडवाणी, थैंक यू वेरी मच। उनकी पार्टी ने तो उनको भुला दिया, आपको याद है अभी तक, इसके लिए बहुत धन्यवाद। वो बोले ये क्या है, क्या नेहरू बोलते हैं, हमारे मंदिर तो ये इधर यूनिवर्सिटीज़ में है, इंडस्ट्रीज़ में। अरे हमारे मंदिर तो मस्जिदों के नीचे हैं, मस्जिदों को तोड़ो, मंदिर बनाओ, देश का उद्धार हो जाएगा। ये इसको मैं प्रतिक्रांति कहता हूँ। तो इनके मुद्दे क्या है? इनके मुद्दे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर एक मुद्दा अभी जिसके नाम पे 100 से ज़्यादा लिंचिंग शब्द भारत की डिक्शनरी में नहीं था, अमेरिका की डिक्शनरी से लाया गया। गौ हमारी माता है, वेरी गुड, मुसलमान उसको, तो आगे क्या? ठीक है। अब मैं बड़ा परेशान हुआ, ये भाई गाय का क्या मामला आ गया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब अभी आई है फिलोसोफर ऑफ फ्रीडम, उसमें से भी मैंने कुछ पढ़ा। तो स्वामी जी का एक किताब का भी कोटेशन है, लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो। उसमें स्वामी जी कहते हैं कि वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। ये एक बड़ी लंबी चीज़ है, उस पर मैं नहीं जानना चाहता कि गाय को ब्राह्मणवाद ने अपना प्रतीक कैसे बनाया, गौतम बुद्ध ने किस प्रकार से समता के सिद्धांत लाए, और गौतम बुद्ध के खिलाफ जो प्रतिक्रांति हुई पुष्यमित्र, शुंग, शशांक, शंकराचार्य द्वारा, और उसके बाद कैसे गाय को प्रतीक बनाया गया, मैं उसको नहीं जानना चाहता। पर एक बात मुझे पता है, इनको गाय से कोई प्रेम नहीं है। जब से गाय के बारे में कानून आए, सड़कों पे गाय घूम रही है, प्लास्टिक खा रही है, किसानों के खेतों को अटैक कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में, केरल में, गोवा में बीफ नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ है? गोबर पट्टी में, यानी वो काऊ बेल्ट। तो मैं फिर इसमें और परेशान हो गया। इसको मेरे को एक जवाब मिल गया। जवाब क्या मिल गया? मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो अपने उन्हीं का, मैंने आपको पूछा था ना, भी वो जो अपने प्रधानमंत्री थे कविताएं लिखने वाले, अटल बिहारी वाजपेयी पे एक किताब है, हार नहीं मानूंगा, विजय त्रिवेदी की है। पढ़ रहा था मैं, पेज 236 पे आया। पेज 236 पे लिखा था, एक बार अटल जी अमेरिका गए टूर करने, और अमेरिका के टूर में लेक्चर देने के बाद खाने का आनंद ले रहे थे। उनके पड़ोस में जो दोस्त बैठे थे, उन्होंने उनके कंधे को थपथपाया, बोला अटल जी आप क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो तो बीफ है। अटल जी मुस्कुरा दिए, हंस दिए, बोले बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है।
अब तीसरा मामला लव जिहाद का, उसमें क्या कहूँ। जैसे अभी उसके बारे में बहुत पहले से बता दिया गया, ये भी एक मुद्दा है। श्रद्धा वालकर का केस याद रखेंगे और गोस्वामी का केस, जिसने अपनी लिव इन पार्टनर को उतनी क्रूरता से मारा, उसको याद नहीं रखेंगे। तो मीडिया का रोल और ये सब रोल, अंत में ये है सवाल, आज जो वास्तविक मुद्दे हमारे हैं, बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई बेकारी, अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती हुई खाई, करोड़पतियों का पैसा लेकर भाग जाना, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, ये मुद्दे किसी उनके रडार पे नहीं है। ये वास्तविक सामाजिक मुद्दे हैं जिसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, लगातार, रोज़ और हमेशा। तो इनके सवाल ये है कि अब इसमें करें क्या, करना तो चाहिए। कार्ल मार्क्स ने एक जगह लिखा है, दार्शनिकों ने दुनिया को बहुत प्रकार से समझने की कोशिश की है, पर मुद्दा ये है कि हम इसको बदलें कैसे। और बदलने का कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता, वो समय सापेक्ष होता है। आज की परिस्थिति में इसको बदलें कैसे, तो मैं इसको 3 धरातल पर समझता हूँ। एक धरातल पर तो हमारी राजनीतिक पार्टियाँ इंडिया बना रही हैं, रास्ते में रुकावटें होंगी रुकावटें, पर ये बात निश्चित है कि अगर ये पार्टी, सत्ताधारी पार्टी फिर से आ गई पावर में, तो मेरे ख्याल से हमारा इतिहास, वो कहते हैं इतिहास खत्म नहीं होता, मेरे ख्याल से इतिहास अगर ख़त्म नहीं होगा तो बहुत पीछे ढकेल दिया जाएगा, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। अगर हिटलर जर्मनी को 20-25 साल पीछे ढकेल सका था, और यहाँ की ताकतें तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इन्होंने जो गहरी पैठ बनाई हुई है सोशल मीडिया में, फेक न्यूज़ में, गोदी मीडिया में, और उनके हज़ारों प्रचारक, लाखों स्वयंसेवक जो लगे हुए हैं, जिन्होंने लोगों के मन को जीत लिया है, मन को, वो भी एक काम है। तो ये अगर चुनाव, अगर वो फिर से जीत गए, तो याद रखिए इस प्रकार की मीटिंग्स करना आसान नहीं होगा। नंबर 2, मुझे बहुत फ़ख्र है कि भारत में इतने सामाजिक आंदोलनों ने बहुत महत्वपूर्ण योग दिया है समाज के विकास में। मेरी ये मान्यता है, सामाजिक आंदोलन के बगैर लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। और दूसरी मान्यता ये है, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को मजबूत करना, लोकतंत्र के बगैर सामाजिक आंदोलन भी नहीं चल सकते। पर गलत, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे बीच में जो फ्रैगमेंटेशन है ना, महिला आंदोलन है उसमें 50 ग्रुप हैं, दलित आंदोलन है उसमें 100 ग्रुप हैं, आदिवासियों के 50 ग्रुप हैं, मजदूर आंदोलन में कितने ग्रुप हैं, और दुर्भाग्यवश आज सबसे बड़ा मजदूर संगठन कौन सा है? बीएमएस। शर्म की बात है हमारे लिए। तो हमारे बीच में जो, एक तरफ मैं कहता हूँ, जो सांप्रदायिक फाशीवादी ताकतें हैं, वो ऐसा एक मुट्ठी के रूप में यूनाइटेड हैं, और जो हमारी प्रगतिशील ताकतें मेरे ख्याल से संख्या में, शक्ति में उनसे ज़्यादा हैं, पर वो बिखरी हुई हैं। और ये जब तक इनका बिखराव में हम एक जोड़ नहीं लाते, हम सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते। और तीसरी बात दोस्तों, एक ख़ास बात ये है कि हमारे बीच में जो सामाजिक चेतना, सामाजिक आंदोलन और सामाजिक चेतना, ये दोनों साथ में चलते हैं। सामाजिक आंदोलन और आज सामाजिक चेतना पर दक्षिणपंथी ताकतों का कब्जा है। पूरे दुर्भाग्य के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ, दक्षिणपंथी ताकतों ने करोड़ों व्हाट्सएप ग्रुप, लाखों क्या क्या बना के रखे हैं, और हम लोग खुश होते हैं, अरे भाई मेरा वीडियो आया, 1 लाख लोगों ने देखा। उधर के वीडियो आते हैं 3-3 मिनट के, करोड़ों लोग 2-2 मिनट में देख लेते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक सकारात्मक चेतना को समाज तक ले जाने की ज़रूरत है, और इस चेतना के लिए मुझे लगता है हमारे जो भी ऑफिसेस हैं, सब हमारे हैं, वो इस पार्टी का, उस पार्टी का हो, जो भी प्रगतिशील लोग हैं, संगठन हैं, एनजीओ हैं, ग्रुप्स हैं, ये सब हमारे ऑफिसेस में, क्या हम 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार मिल सकते हैं? शमसुल जी तो नुक्कड़ नाटक करते हैं, पर कितने लोग हैं, अगली पीढ़ी में कितने लोग हैं जो नुक्कड़ नाटक करते हैं?
नुक्कड़ नाटक मेरे ख्याल से प्रगतिशील आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। पर आज मुझे वैसे ग्रुप्स ज़्यादा दिखते नहीं, या तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे या वो समाज में नहीं है। फिर भी खैर हमारे पास बहुत कुछ है। ये भी बताऊं कि नकारात्मक चीज़ें तो मैंने बोल दी, सकारात्मक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास इतना अच्छा साहित्य उपलब्ध है, उस साहित्य को लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। रोमिला थॉपर हो गई, इरफान हबीब हो गए, हरबंस मुखिया हो गया, RS शर्मा हो गया, उनमें मैं शमसुल जी का भी नाम जोड़ दूंगा। इन्होंने जो योगदान दिया है वो योगदान लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसके बगैर चेतना का निर्माण कैसे होगा। नंबर 2, एक दूसरा मौका जो आया है यूट्यूब फिल्मों का। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आनंद पटवर्धन, उनकी एक एक फिल्म बेहतरीन जागरूकता का काम करती है। वो राम के नाम हो, फादर सन एंड द होली वॉर हो, या फिर न्यूक्लियर इस पे इश्यू पे बनी हुई। और अभी उनका लेटेस्ट एक 15 एपिसोड का ये सीरियल है रीज़न विवेक, ब्यूटीफुल। ऐसे ही बहुत सारे अभी नए नए चैनल्स आए हैं, वीडियोस आए हैं जो पूरे इतिहास को अच्छे तरीके से बताते हैं। उसमें मैं सबसे पहला रखूँगा जन चेतना के लिए 15 दिन में एक बार क्या हम अपने मोहल्लों में इन प्रकार की चीज़ों को, लाइब्रेरी को बना सकते हैं, पोस्टर्स का एग्जीबिशन कर सकते हैं, गानों को तैयारी कर सकते हैं, और उसी के साथ क्या हम ऐसे यूट्यूब वीडियोस दिखाकर चर्चा कर सकते हैं। औरंगज़ेब की बात हो, आर्यों की बात हो, आर्यों के आक्रमण की बात हो, और फिर आज की समस्याओं के बात हो, RSS के रोल की बात हो। ये चीज़ें लोगों तक अगर हम नहीं ले गए तो वही व्हाट्सएप ग्रुप चलते रहेंगे हमारे फैमिलीज़ में, जो रोज़ के रोज़ कम से कम मुझे 10 मैसेज आते हैं जो इनके प्रमोशन में होते हैं। तो सवाल ये है दोस्तों कि उधर उंगली उठाना तो आसान है, पर कुछ उंगलियां हमारे ऊपर भी उठनी चाहिए। हम क्या करेंगे? हम में से जो हर एक व्यक्ति है, अब मैं कई बार कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति भगत सिंह नहीं बन सकता, पर क्या 0.1% भगत सिंह हम बन सकते हैं? ज़िंदगी का छोटा सा भाग, थोड़ा सा समय इन चीज़ों में लगाएं, समझें और दूसरे लोगों तक ले जाएं। सामाजिक चेतना आज के समय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संघर्ष है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने प्रांत में, पूरे देश में इस पर सोचिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आधार पे जो इंडिया के नाम की शुरुआत हुई है, उस इंडिया को केवल राजनीतिक धरातल पर रखने के बदले ज़मीन तक एक आंदोलन के रूप में ले जाने की ज़रूरत है। आपका धन्यवाद। थैंक यू।